हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई एग्जाम्स 2025 के लिए हिस्ट्री व पॉलिटी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर चालू करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसआई एग्जाम्स 2025 में आप लोग हिस्ट्री व पॉलिटी सब्जेक्ट से आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। पीडीएफ आपका दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान। आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बिहारी स्पेशल, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। एक सफिशिएंट परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 100 रुपीज इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इस वैकेंसी का कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के टॉपिक से। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है, दिल्ली सल्तनत। मिडवल हिस्ट्री का दोस्तों बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट और कंटेंट यहाँ से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंड, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला। करेक्ट आंसर होगा 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्क आक्रमणों का परिणाम था। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है, जिन पर आने वाले समय में विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। इन राजवंशों का शासनकाल क्रम से इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग दिल्ली सल्तनत पे जितने भी राजवंशों ने शासन किए हैं, उनके शासन काल के साथ क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में इजीली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। इसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश आए, जिन्होंने शासन किया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों तुगलक वंश है, जिन्होंने शासन किया 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। उसके बाद में दोस्तों सैयद वंश है, जिन्होंने शासन किया 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। और पांचवा दोस्तों इस पर लोदी वंश आया, जिन्होंने शासन किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। अच्छे से आप लोग कंप्लीट करके चलेंगे, आगे बढ़िएगा। अब इनके बीच में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले दोस्तों इस पे गुलाम वंश है, जिन्होंने शासन किया 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, इस वंश के अधिकतर सुल्तान पूर्व में दास यानी कि गुलाम रहे थे, इसी कारण इसे गुलाम वंश या मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक राजवंश था, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक चला, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख वक्स यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा गया है, बार बार पूछाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। इसने भारत की प्रथम मस्जिद, नाम क्या था, कुब्बत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, इसका निर्माण करवाया। और 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई, ध्यान रखेंगे। हर फैक्ट, हर कंटेंट दोस्तों आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं,
ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े। वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश आते हैं। इनसे जुड़े जितने क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह अयोग्य शासक था। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण कर आराम शाह को पराजित कर दिया तथा दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब इल्तुतमिश से जुड़े क्वेश्चन देखिए। इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया, जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से जाना जाता है। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित की। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका यहाँ से, वह दिल्ली का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित की। उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की और ऐसा करने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट, इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उसके सभी पुत्र अयोग्य थे। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासका थीं, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कुबा यानी कि कोट तथा कुला यानी कि टोपी धारण की। उसने भटिंडा के शासक अल्तुनिया से निकाह किया। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों इनके बाद में बलबन। बलबन से जुड़े आप क्वेश्चन देखिए। तो बलबन, जिनका शासनकाल 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक चला, यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किए। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बलबन से रिलेटेड दोस्तों अगला पॉइंट देखिए क्या है। बलबन ने फारसी यानी कि ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा एवं पाबोस की प्रथा चलाई। इसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की शुरुआत की। वह बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे जो आपका दूसरा राजवंश आता है वो है आपका खिलजी वंश। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों खिलजी वंश की, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला। पहला पॉइंट देखिएगा। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई। ध्यान रखेंगे। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। उसके शासनकाल में मंगोल दिल्ली में बसे, जिन्हें नवीन मुसलमान कहा गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से कर दी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करना था। 1000 बार पूछा गया है। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट व जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया तथा अपनी राजधानी सीरी को बनाया। सब कुछ आप पूरी तरह से कंप्लीट करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी से। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, इसलिए उसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसके दरबार में अमीर खुसरो व हसन निजामी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो को तोता हिंद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन की प्रथा की शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए हुलिया तथा उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब दिल्ली सल्तनत पे दोस्तों जो आपका तीसरा राजवंश आता है वो है तुगलक वंश। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों तुगलक वंश की, तो इसका शासनकाल
1320 से लेकर 1413 ईस्वी तक चला। पॉइंट देखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका शासन 1320 से लेकर 1335 ईस्वी तक चला था। गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों तथा कुओं का निर्माण करवाया तथा डाक व्यवस्था को संगठित किया। दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी स्थापित की। सुपर क्वेश्चन रहेगा। किताबुल रहला पुस्तक की रचना इब्न बतूता ने की, जो कि मोरक्को का निवासी था या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट, दीवाने खैरान की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, जो कि एक दान विभाग था। उसने एक दास विभाग दीवाने बंदरगान की भी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोज शाह तुगलक वह प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी दोस्तों जजिया कर लगाया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब दिल्ली सल्तनत में दोस्तों जो आपका चौथा राजवंश आता है वो है सैयद वंश। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों सैयद वंश की, तो इसका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक चला। पॉइंट देखिएगा, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां, जिनका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक चला, इन्होंने की थी। खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। सल्तनत काल में शासन करने वाला यह एकमात्र शिया वंश था। खिज्र खां के उत्तराधिकारी मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह अयोग्य थे, जिससे बहलोल लोदी को मौका मिला तथा उसने लोदी वंश की स्थापना की। ध्यान रखेंगे। तो आपका पांचवा राजवंश आ जाता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश। इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है आप कंप्लीट कीजिए। बात की जाए दोस्तों लोदी वंश की, तो इसका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। पॉइंट देखिएगा, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जिन्होंने 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने कुशल सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली गठित की। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया। उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। आगे बढ़ेंगे। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। मिडुअल हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने। मिडुअल हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का दोस्तों महत्वपूर्ण राजवंश। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का आकार विस्तृत हो गया, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाएं असफल रहने पर सीमांत क्षेत्रों में विद्रोह शुरू हो गया और नए स्वतंत्र राज्यों की उत्पत्ति हुई। इनमें विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी साम्राज्य प्रमुख थे। ध्यान रखेंगे ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा पॉइंट है हमारा, विजयनगर साम्राज्य जिसका शासनकाल 1336 से लेकर 1646 ईस्वी तक चला। पॉइंट देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम के पुत्रों हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। उस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। इस साम्राज्य में 4 प्रमुख वंशों का शासन रहा। ध्यान रखेंगे। अब इन 4 वंशों के दोस्तों नाम, इनकी शासनकाल व इस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्रम से आप लोग कंप्लीट करेंगे। अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले दोस्तों जो राजवंश है विजयनगर पर वो संगम वंश था। इसका शासनकाल 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक चला और इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। दूसरा जो राजवंश है दोस्तों वो सलू वंश था, जिसका शासनकाल 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक चला और इस वंश की स्थापना नरसिंह सलू ने की थी। तीसरा जो राजवंश आया वो तुलु वंश था, जिसका शासनकाल 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक चला
और इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और चौथा जो दोस्तों राजवंश आया विजयनगर साम्राज्य पे, वो अराबिडु वंश था, जिसका शासनकाल 1570 से लेकर 1646 ईस्वी तक चला। और इस वंश की स्थापना दोस्तों तिरुमल ने की थी। ध्यान रखिएगा, एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। अब इनके बीच में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, पहला पॉइंट है विजयनगर का महान शासक कृष्णदेवराय, जिसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक चला, यह तुलु वंश का शासक था। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 महान कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। बार बार पूछाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की। उसने हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। देवराय प्रथम संगम वंश का प्रमुख शासक था। उसने शहर में पानी की कमी को दूर करने के लिए तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया, जिससे नहर निकाली गई। देवराय द्वितीय संगम वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, जिसके शासनकाल में विजयनगर सर्वाधिक शक्तिशाली और समृद्ध हो गया। इसको इंद्र का अवतार माना जाता था। उसने महानाटक सुधा निधि की रचना की और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। पर्सिया का राजदूत दोस्तों अब्दुल रजाक इसके दरबार में आया था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, सदाशिवराय के शासनकाल में 1565 ईस्वी में तालकोटा या बन्नीकट्टी की लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अब विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जितने भी दोस्तों विदेशी यात्री थे, जहां से आपके एग्जाम में डाकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, पॉइंट है हमारा विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। सबसे पहले दोस्तों इन सभी विभिन्न यात्रियों के नाम दिए गए हैं, ये कहाँ से आए हैं ये भी मेंशन कर दिया गया है, समय भी दे दिया गया है, और किनके शासनकाल में भारत आए थे ये भी पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों निकोलो कॉन्टी, जो कि इटली का रहने वाला था, 1420 ईस्वी में यहाँ देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रजाक दोस्तों फारस का रहने वाला था, जो कि 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नूनिस दोस्तों पुर्तगाल का रहने वाला था, 1450 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के दरबार में आया था। डोमिंग पास दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1515 ईस्वी में कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। बारबोसा दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1515 से 16 ईस्वी के बीच में कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। हर फैक्ट हर कंटेंट आप अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़िएगा। अब इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक भी आपका ऐड हो जाता है बहमनी साम्राज्य, तो इसको भी आप लोग यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट हमारा बहमनी साम्राज्य। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सत्तासीन हुआ। ध्यान रखेंगे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की तथा बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी तथा उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह बहमनी राज्य का योग्यतम प्रधानमंत्री था। आगे बढ़ेंगे। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्ला शाह था। एवं उसकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित दोस्तों विवरण इस प्रकार है, तो इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद में इसका साम्राज्य जो 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया, इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये 5 दोस्तों विभिन्न स्वतंत्र राज्यों के नाम दिए गए हैं। वंश किस वंश से रिलेटेड है, संस्थापक कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, सब कुछ पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। बात की जाए दोस्तों बीजापुर राजवंश की, तो जो कि आदिल शाही वंश से रिलेटेड है। इनके संस्थापक दोस्तों यूसुफ आदिल शाह थे और इनकी स्थापना दोस्तों 1489 ईस्वी में की गई थी। दूसरा जो राजवंश है दोस्तों यानी कि राज, वो अहमदनगर है, जो कि निजाम शाही वंश से रिलेटेड है। इनके संस्थापक मलिक अहमद थे और इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो राज है दोस्तों वो बरार है, जो कि हमाद शाही वंश से रिलेटेड है। इसकी स्थापना फतेहुल्लाह इमाद शाह ने की थी 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा दोस्तों चौथा राज्य है जो कि कुतुब शाही वंश से रिलेटेड है। इसके संस्थापक कुली कुतुब शाह थे और स्थापना इसकी 1512 में हुई थी। और लास्ट जो राज्य है दोस्तों बीदर है, जो कि बरीद शाही वंश से रिलेटेड है।
अमीर अली बरीद इस वंश के संस्थापक हैं और इसकी स्थापना 1526 में की गई थी। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर करके चलेंगे। तो ये दूसरा टॉपिक बहमनी साम्राज्य भी दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लगा है? जितनी भी दोस्तों पूर्वी व्यापारिक कंपनियां थी, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये भारत में स्टेब्लिश कब की गई थी। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। तो पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रारंभिक उद्देश्य भारत के द्वारा लाभ प्राप्त करना था। इन कंपनियों के बीच आर्थिक वर्चस्व के लेकर संघर्ष प्रारंभ हुए, जिसने बाद में राजनीतिक वर्चस्व का रूप ले लिया। इन संघर्षों में अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग भारत में जितनी भी पूर्वी व्यापारिक कंपनियां आई थी वो स्टेब्लिश कब की गई थी? क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों इन विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ इनका स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसकी स्थापना 1498 में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और लास्ट है दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच में दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट बनते हैं क्रम से आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखेगा तो सबसे पहले दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा केरल के कालीकट के तट पर समुद्री मार्ग से पहुंचा। शुरू में पुर्तगालियों का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। यह 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। आगे बढ़ेंगे। 1509 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। नेक्स्ट, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में प्रथम पुर्तगाली व्यापारी कोचीन में स्थापित की गई। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट, पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक भारत में रहा। इन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को कार्यालय बनाया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात हुआ। अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी दोस्तों जो पूर्वी यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, 1599 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया। ध्यान रखेंगे। 1608 ईस्वी में कंपनी ने सूरत सहित पश्चिमी तट की अनेक जगहों पर फैक्ट्रियां खोलने की शाही आज्ञा प्राप्त की। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टॉमस रो ने जहांगीर से साम्राज्य के सभी भागों में फैक्ट्रियां खोलने तथा व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। और 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में कलायू ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव स्थापित की। ध्यान रखेंगे आप लोग। हर फैक्ट हर कंटेंट दोस्तों आपको अच्छे से रिवाइज करके चलने हैं, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस ना हो। अगला पॉइंट, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने शाह आलम, जो कि मुगल सम्राट था,
शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था की संयुक्त सेनाओं को हराकर अंग्रेजी राज्य दिल्ली तक फैला दिया। 1765 ईस्वी में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ की गई इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी से कंपनी ने बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी प्राप्त कर ली। ध्यान रखेंगे, हर फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा। अब तीसरी दोस्तों जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स, इसका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे, अस्तित्व में आई। डचों की प्रारंभिक एवं प्राथमिक रुचि दोस्तों मसाला द्वीपों, मसाला द्वीपों किनको कहा जाता है, मसाला द्वीप के नाम से कौन कौन से द्वीप जाने जाते हैं, तो जावा और सुमात्रा है, ध्यान रखेंगे। तो इसी पे दोस्तों इसकी प्राथमिक रुचि थी। 1605 ईस्वी में भारत में डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, क्लियर रहेंगे। अन्य फैक्ट्रियां पुलिकट हो गया, चिंसुरा, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन, सूरत, कराकल व कासिम बाजार में स्थापित की गई। उन्होंने पुलिकट में अपने स्वनिर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। और दोस्तों 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा निर्णायक रूप से पराजित होने के बाद डच जो है ये इंडोनेशिया तक सीमित रह गए, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब अगली दोस्तों जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है वो डेनिश यानी कि डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी ने 1620 ईस्वी में त्रेमकुबार जो कि तमिलनाडु में पड़ता है में पहला दोस्तों व्यापारिक केंद्र खोला। 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर जो कि बंगाल में है अपना मुख्यालय बनाया। 1745 ईस्वी में डेनो ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब अगली दोस्तों पूर्वी व्यापारिक कंपनी है वो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। जितने भी क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट यहाँ से बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला पॉइंट, फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, क्लियर रहेंगे। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया। वह बहुत महत्वाकांक्षी था परंतु उसे क्लाइव के कारण अंग्रेजों से पराजित होना पड़ा। और लास्ट पॉइंट है 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई, उसे अंग्रेजों से इस युद्ध में पराजय मिली, ध्यान रखेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक चला था। मॉडर्न हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से। ये दोस्तों आपका हिस्ट्री का भी टॉपिक है और पॉलिटी का भी टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो सीट आपके सामने लगाई गई इसमें दोस्तों बंगाल के गवर्नर के साथ साथ यानी कि सबसे पहले बंगाल के गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के प्रथम वायसराय, फिर अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो यकीन कीजिएगा दोस्तों आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट व कंटेंट से एक साथ पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक चला था। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों लॉर्ड क्लाइव की, जिनका दो शासनकाल था। एक था 1757 से लेकर 1760 तक और दूसरा था 1765 से लेकर 1767 तक। अब इनसे जुड़े फैक्ट देखिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पॉइंट है दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। इन्हें 1764 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि की और 23 जून 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बाद में आते हैं दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स, जिनका शासनकाल था 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक। अब इससे जुड़े दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देखिए।
तो यह 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बना तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित कर देने के बाद इन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। ध्यान रखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और डाकले क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आगे बढ़िएगा, अब इनके बाद में आते हैं दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। शासनकाल था इनका 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, इनके समय में ही तृतीय मैसूर युद्ध जो कि 1789 से 1792 तक चला तथा टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। बार बार पूछाता है। कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधारों के अंतर्गत जिलों की सीमा तय कर जिलों में पुलिस थानों की स्थापना की करके एक दोस्तों दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया, अतः इन्होंने ही भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की। ध्यान रखेंगे, कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा यानी कि सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अब इनके बाद में आते हैं दोस्तों लॉर्ड बेलेजली, जिनका शासनकाल था 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। फैक्ट देखिए तो दोस्तों लॉर्ड बेलेजली ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर उपनाम से भी जाना जाता था। चतुर्थ मैसूर युद्ध जो कि 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित होकर मारा गया, अंग्रेजों ने बेलेजली के नेतृत्व में लड़ा था। क्लियर रहेंगे, और लॉर्ड बेलेजली ने ही भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कार्यकाल था इनका 1828 से 1835। पॉइंट देखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब सबसे पहले दोस्तों आप लोग बंगाल के गवर्नर देखे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, अब भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1829 ईस्वी में रेगुलेशन 17, जिसके द्वारा सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन तथा स्थानीय रियासतों की सहायता से ठगी प्रथा समाप्त की तथा बाल हत्या को प्रतिबंधित किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, जिनका शासनकाल 1835 से 1836 तक चला। पॉइंट देखिए, इसने दोस्तों प्रेस एक्ट 1835 पारित किया, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, देखिएगा पॉइंट। बात की जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो शासनकाल था 1848 से 1856 तक। पॉइंट देखिएगा, हड़प सिद्धांत, जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इन्हीं के कार्यकाल में विलय का सिद्धांत के तहत दोस्तों सतारा हो गया, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर राज्यों पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई प्रथम रियासत वो सतारा थी। सैन्य सुधारों के अंतर्गत डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया तथा सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए व्यापक योजना बनाई। ध्यान रखेंगे, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए दोस्तों योग्यता अर्जित करने वाले प्रथम भारतीय थे। और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप महाराष्ट्र में बंबई से थाने तक प्रथम रेल दोस्तों वो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। सब कुछ आप पूरी तरह से क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, यहाँ से अगला पॉइंट है आपका, भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो कि कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई दोस्तों 1853 ईस्वी में, इन्हीं के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल था 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा, तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। इनके समय में ही 1857 ईस्वी का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह हुआ
तथा 1858 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित हुआ। 1860 से 61 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुआ। दीनबंधु मित्र द्वारा लिखित नाटक नील दर्पण इसी विद्रोह पर आधारित है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ से, न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट जो कि 1861 ईस्वी में स्थापित हुई, बम्बई, कलकत्ता व मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में ही पास हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक कंटेंट को दोस्तों आपको अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड मेयो, जिनका शासनकाल था 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक। इनसे जुड़े फैक्ट देखिए तो भारत में पहली जनगणना जो कि 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। ध्यान रखेंगे। लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की तथा आयकर की दर को 1% से बढ़ाकर 2.5% कर दिया। उसने पृथक कृषि विभाग तथा भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने भारतीय राजाओं के पुत्रों की उचित शिक्षा के लिए अजमेर में लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना की। वह भारत का एकमात्र वायसराय था जिसकी उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई। 1872 ईस्वी में एक अफगान कैदी शेर खान ने उसकी चाकू मारकर अंडमान में हत्या कर दी थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड लिटन, जिनका शासनकाल था 1876 से लेकर 1880 ईस्वी तक। पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्यकारों में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता था। 1876 से 78 ईस्वी में इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब व मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा जिसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। लिटन ने अकाल की जांच हेतु रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में ऐसे समय में लाखों रुपए खर्च किए गए जब भारत में असंख्य लोग भूखे मर रहे थे। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ था। ये आपका सुपर क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में आते हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन, इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। कार्यकाल था 1880 से 1884। पॉइंट है, अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया। इसके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। आप लोग जानते होंगे, जो तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। साथ ही 1881 ईस्वी में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम बाल मजदूर समस्या से संबंधित है। यह 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम करने को प्रतिबंधित करता है। लॉर्ड रिपन के समय में चर्चित इल्बर्ट विधेयक जो कि 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, विधेयक में फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड डफरिन, इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। कार्यकाल था 1884 से 1888। पॉइंट है, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 86 तक चला, जिसमें बर्मा पराजित हुआ। और लॉर्ड डफरिन के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा कौन आते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। कार्यकाल था इनका 1899 से 1905। पॉइंट देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। पुलिस सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना की। शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने वर्ष 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। भारतीय रेलवे के विकास के क्षेत्र में सर्वाधिक रेलवे लाइन का निर्माण कर्जन के समय में ही हुआ था। ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन के द्वारा की गई थी। क्लियर रहेंगे। इसके द्वारा ढाका हो गया, चटगांव और राजशाही के भागों को बंगाल से अलग कर दिया गया, उन्हें असम में मिला लिया गया। यह उसकी बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में दोस्तों अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलन उत्पन्न हो गया था। आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ेगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कार्यकाल था इनका 1910 से 1916। पॉइंट देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय के महत्वपूर्ण कार्यों में देखा जाए दोस्तों तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन कब, 12 सितंबर 1911। इसके अलावा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन और बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा कब, 1911। एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा वर्ष 1911। ध्यान रखेंगे।
अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल था 1916 से 1921। पॉइंट देखिएगा, इनके समय में ही भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। वर्ष 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में की गई थी। इनके समय में ही एम.एन. रॉय द्वारा वर्ष 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड इरविन, कार्यकाल था इनका 1926 से 1931। पॉइंट देखिएगा, इसके समय में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्लियर रहेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। आगे बढ़िएगा। वर्ष 1928 में ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के साथ रियासतों के संबंधों की निर्धारण के लिए सर हाई कोर्ट बटलर के अधीन भारतीय राज्य समिति का गठन किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, कार्यकाल था 1931 से 1936। पॉइंट देखिएगा, इसके काल में द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा एवं पुनः समझौता संपन्न हुआ था। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड इलिनॉय थगो, जिनका कार्यकाल था 1936 से 1944। पॉइंट देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी इसी के कार्यकाल में हुआ। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई एवं क्रिप्स मिशन भारत आया। 3 क्वेश्चन यहाँ से भी सुपर बनते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अब आते हैं दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, इनसे जुड़े फैक्ट देखिए। कार्यकाल था इनका 1947 से 1948। पॉइंट है, यह भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की बात कही गई। ध्यान रखेंगे। अब लास्ट आते हैं दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनका कार्यकाल 1948 से 1950 तक चला। पॉइंट देखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आप लोग जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों भारत स्वतंत्र हो गया और ये पद दोस्तों हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तो यहाँ पे टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अगले टॉपिक की ओर। मॉडर्न हिस्ट्री का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। मॉडर्न हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट, 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ेंगे। मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे, तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़ेगा। 10 मई 1857 डेट आप जरूर ध्यान रखेंगे कि दिन मेरठ, लोकेशन जरूर ध्यान रखें कि पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के दोस्तों गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता कौन थे। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्वकर्ता। तो सबसे पहले दोस्तों इन विभिन्न केंद्रों के नाम दिए गए, प्रमुख नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए जिन्होंने दोस्तों नेतृत्व किया था और विद्रोह की तिथि भी मेंशन कर दी गई। बात की जाए दोस्तों दिल्ली से, तो दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बहादुर शाह जफर ने। वह बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। विद्रोह की तिथि थी 11 मई 1857। कानपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857। लखनऊ से दोस्तों बेगम हसरत महल वहां बिरजिस कादिर ने किया था। डेट थी दोस्तों 4 जून 1857।
झांसी से बात की जाए तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था कब, 4 जून 1857 को। जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह व अमर सिंह ने किया था 12 जून 1857 को। फैजाबाद से बात की जाए तो मौलवी अहमदुल्ला ने किया था जून 1857 में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इलाहाबाद से बात की जाए तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था जून 1857 में। बरेली से दोस्तों खान बहादुर खान ने किया था जून 1857 में। और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्लाह ने किया था जून 1857 में। ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे, और भी टॉपिक सेट कर लेते हैं तो आपका वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।